वेलकम टू एस एस वाई सीटेट अकेडमी। तो आज हम लोग सोशल साइंस प्रीवियस ईयर सीरीज में 6 जनवरी 2022 को ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पैडागोजी और कंटेंट दोनों मिला के टोटल 60 क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देसी अंदाज में कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होता है? संज्ञानात्मक मतलब कि जो कि हमारे ज्ञान के क्षेत्र में है, ज्ञान के क्षेत्र में हमारा रहेगा तो उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, उस पर अपना मत दे सकते हैं, जो कि हमारे ज्ञान के क्षेत्र में हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए। बिल्कुल दे सकते हैं हम, ये हमारे ज्ञान के क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों के नाम को सूचीबद्ध कीजिए, कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं? इसमें हमको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, ये संज्ञानात्मक पक्ष से थोड़ा ऊपर का चीज़ है। जब तक इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा, जानकारी एकत्र नहीं किया जाएगा, तो ये डायरेक्टली ज्ञान से नहीं हो सकता है, कॉमन सेंस से नहीं हो सकता है। निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए, ये भी इसमें जानकारी एकत्र करना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? इसके लिए भी आपको रोपण कृषि के बारे में जानकारी एकत्र करना पड़ेगा। तो सही कौन हो जाएगा? ये भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा प्रश्न प्राबौद्धिक मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करता है? मेटाकॉग्निटिव ज्ञान जो होता है, ये संज्ञानात्मक ज्ञान टाइप का ही ज्ञान होता है। इसमें भी विश्लेषण, वर्गीकरण, ज्ञान, समझ जितना भी होता है, संज्ञानात्मक ज्ञान जो खुद के ज्ञान में हो, जिस पे आपका काबू हो, वही होता है संज्ञानात्मक ज्ञान। तो देखते हैं संज्ञानात्मक ज्ञान से इसमें कौन सा है ऑप्शन हमारा सही। कपड़ों के भिन्न भिन्न नाम उनके इतिहास के विषय में क्या बताते हैं? इतिहास से रिलेटेड कर रहा है, इसको इतिहास में जाके आपको डाटा लेना पड़ेगा कि कॉटन कपड़ा का इतिहास क्या है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में चला गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका, ए नंबर ऑप्शन आपका हो गया गलत। अपनी बस्ती में हाशियाई समुदाय को पहचान कीजिए। आप उस समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए कविता या गीत या पोस्टर बनाएं। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर, भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या? धर्मनिरपेक्षता क्या है? संविधान की कुछ विशेषता जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है, उसको सूचीबद्ध कीजिए। ये हमारे ज्ञान में है, 6 to 8 तक के सिलेबस में भी इसको हम कर सकते हैं। डी नंबर, भारत में किसी भी चाय बागान के इतिहास का अवलोकन करें। इसके मजदूर किस प्रकार से नील की खेती के लिए मजदूरों से भिन्न या समान थे, परीक्षण करें। तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। चाय बागान ये प्रेजेंट का चीज़ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह का समर्थन करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये भी आपके 6 to 8 का हिस्ट्री में टॉपिक है, तो बी सी डी दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण पहलू का कौन सा आकलन करता है? विश्लेषण पहलू वही होता है, जैसे 2 आदमी है, दोनों के बीच का विशेषता बतलाना है। 2 टॉपिक कुछ दे दिया जाएगा आपको, उसका विशेषता बताना, अच्छा है कि खराब है। जैसे 2 आदमी है, राम और श्याम है, राम जैसे लंबा है तो उधर से बोलेगा कि श्याम पतला है। दोनों का के बीच में तुलना करना है, वही होता है विश्लेषण। देख लीजिए कौन ऑप्शन तुलना करता है। रोजा पार्क्स कौन थी? उन्होंने कैसे वियोजन विभेद कानून को पारित कानून का विरोध किया? कौन थी, कैसे इसका विरोध किया, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग पे। 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2006 के सूचना अधिकार कानून से कैसे अलग है? 2 टॉपिक दिया हुआ, 1964 का कानून और 2005 का RTI कानून। तो ये आप ये विश्लेषण का हो गया। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद कीजिए, 2 टॉपिक है, इसमें भेद करना, ये भी सही है। कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका का व्याख्यान कीजिए, इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग है, गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़े के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब जो सरकारी रिपोर्ट बनता है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से रिपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जनसंख्या का रिपोर्ट है, मृत्यु दर का रिपोर्ट है, मतलब ये सब ऑथेंटिक रिपोर्ट है। इससे मतलब आम जनमानस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी समाचार पर से डाटा लेके सरकार वो नहीं करवा सकती, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा सही हो जाएगा ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आप विषय संबंधी धारणाओं और उनका राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करना चाहती हैं। निम्न में से कौन से उपागम पाठ योजना हेतु सबसे उपयुक्त होंगे? मतलब सोशल साइंस विषय को आप राष्ट्र के साथ जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह से आप जोड़िएगा? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, किस प्रकार विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी और निरक्षरता ने राष्ट्र को विफल कर दिया। ये मतलब एक अलग ही टॉपिक पे बात कर रहा है। यहाँ पे लोग राष्ट्र के साथ स्वयं को कैसे जोड़कर देखते हैं? बिल्कुल सही है, राष्ट्र की परिकल्पना के विविध तरीकों को चर्चा में समायोजित करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका बी और सी सही हो जाएगा। यदि छात्रों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। अगर मतलब आप 6 to 8 क्लास तक में एक टीचर हैं, आपके स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है आप जो पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? विद्यार्थी को मतलब स्वयं अध्ययन करने के लिए बोल दीजिएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे खुद पढ़ो। ये तो बिल्कुल गलत है। आप धारणा को फिर से अलग तरीके से समझाइएगा। बिल्कुल, अगर विद्यार्थी अगर 10 बार में भी नहीं समझता है तो उसको 10 बार समझाना बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। नोट्स उसको नहीं दे देंगे या अगला दिन नहीं बोलेंगे पढ़ाएंगे, दोनों ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेखन के शैली को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं? द्वितीय स्रोत वो स्रोत होते हैं मतलब कि जो प्राथमिक स्रोत से डाटा लेके मतलब उस पर डीपली मतलब लेख लिखता है, डीपली नोवेल लिखता है, वो होता है द्वितीय स्रोत। मतलब प्राथमिक स्रोत का जो लेखन होता है वो मतलब हमारे आम जीवन से जुड़ा रहता है। जैसे विलियम एडम का जो है लेखनी वो आम जीवन से जुड़ा हुआ है। हेरोडोटस मतलब इतिहास पे है, पुस्तक है, वो भी मतलब आम जीवन से जुड़ा हुआ है। रिचार्ड जी का भी मतलब आम जीवन से जुड़ा है, रिचार्ड इवांस जी का। अलेक्जेंडर मैकजेंस्की का ये जुड़ाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये मतलब इसका नोवेल जो है मतलब प्राथमिक स्रोत से डाटा लेके उस पर लिखाया जाता था, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बहुवैकल्पिक क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन रहता है। तो कौन सा आपका सही है? पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव है, बिल्कुल 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देंगे हम। तो विस्तृत प्रयोग संभव है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। केवल योगात्मक आकलन ही संभव है, बिल्कुल ये गलत बात है। इससे रचनात्मक आकलन भी होगा, हम कभी भी आकलन कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू लेने में कर सकते हैं, क्लास में कर सकते हैं, रचनात्मक आकलन में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देके किसी चैप्टर का टेस्ट ले सकते हैं। भाषाई योग्यता का सीमित आकलन, भाषा का इसमें सीमित आकलन होता है, बिल्कुल सही है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें भाषा का कम यूज होता है तो लिख के बताना नहीं है छात्र को, तो भाषा का तो पता नहीं चलेगा। तो सी नंबर भी सही हो जाएगा। विद्यार्थी में सुधार के लिए सीमित संभावना, बिल्कुल सुधार का इसमें कम, या तो सही करेगा या तो गलत करेगा, तो सुधार का सीमित संभावना होता है। मूल्यांकन के पक्षपात की कम संभावना, मतलब एग्जाम में मतलब इसमें टीचर जो है पक्षपात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही को सही या गलत को गलत करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारा टीचर रहता है वो अपना जैसे कोई फैमिली का स्टूडेंट मिल गया या कोई इसका फेवरेट स्टूडेंट रह गया तो मतलब सब्जेक्टिव कॉपी में है तो मतलब उसको फुल मार्क्स दे दिया, किसी को नंबर काट लिया, तो ये गलत बात है। तो मतलब डी भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर नहीं होगा। बाकी बी नंबर जब नहीं होगा तो ऑप्शन ए सी डी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता प्रयोग किए जाते हैं। किस टाइप का प्रश्न जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं? उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध करवाते हैं। समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग,
आलोचनात्मक चिंतन बोलिए, समालोचनात्मक चिंतन बोलिए, या उसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलिए, एक ही बात है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या चीज़ होता है, मतलब विद्यार्थी जो है तरह तरह से सोचेगा, उसका डाटा एकत्रित करेगा, उसके बारे में सोचेगा, उस पर अपना विचार रखेगा, उस पर निष्कर्ष निकालेगा, तो वो होता है समालोचनात्मक चिंतन, अवलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग उसी को बोलते हैं। तो वर्तमान चुनाव उन प्रकारों से किस प्रकार भिन्न है जिसमें जनपदों और शासकों का चयन होता था? बिल्कुल इसमें क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। आम कामगारों के सदस्य थे, अपने राजा को पत्र लिखें ताकि अपने गनों में भाग लेने की अनुमति मिल जाए। तो ये मतलब ये करंट मतलब कहीं पे काम कर रहा है, तो मतलब ये डाटा से रिलेटेड हो गया, डाटा से रिलेटेड वाला क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं जाएगा। क्या कारण हो सकते हैं कि दासों और कामगारों को गनों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी? ये भी मतलब क्वेश्चन है। वे कौन से समूह थे जो गणों की सभा में भाग नहीं ले सकते थे? वे कौन से समूह थे जो मतलब जो सभा में भाग नहीं ले सकते थे? इसके बारे में भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा बी सी डी, आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन हो गया। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन रहता है उसमें योगात्मक और रचनात्मक दोनों होता है। बी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही है। पांडुलिपि विषय क्या होता है? मतलब कोई सिक्का पे लेख लिखा जाता था, कोई पत्ता पे लिख लिख दिया जाता था, कोई कागज़ पे लिख लिख दिया जाता था। पुराना राजा महाराजा के काल में ऐसा होता था। तो लेखा जोखा उसमें रहता था, पत्र में रहता था, अभिलेख पुरालेख भी रहता था, साधु संत का भी उसमें शिक्षाएँ रहता था। तो ये बी सी तीनों सही हो जाएगा। 7500 साल पहले यानी वो लेख लिखा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते नदी के टॉपिक में आप कैसे बच्चा को पढ़ाइएगा? नदी के टॉपिक में मतलब कौन सा एग्जाम्पल आप लीजिएगा? तो नदी के टॉपिक के लिए मानचित्र बहुत हार्ड चीज़ हो जाएगा। नदी का टॉपिक पढ़ाना तो राजनीतिक मानचित्र क्यों लेंगे, भूपेन हजारिका सेतु क्यों लेंगे, बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से मतलब एक चित्र निकाल के उसको दिखा देना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब 6 to 8 क्लास तक के बच्चे के अनुरूप आपको ऑप्शन को मारना है और क्वेश्चन से ऑप्शन को रिलेट भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्ट रेखा चित्र, समय सीमाओं तथा मानचित्र का प्रयोग इसके अधिगम को बनाता है। मतलब मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो मतलब अधिगम को वैज्ञानिक बनाएगा। बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक बनाएगा। छात्रों के लिए भागीदारी क्रियाशील होगा, उबाऊ नहीं होगा। तो सी नंबर नहीं होगा, जिसमें सी सी है उसको काट दीजिए। सी इसमें है, सी इसमें है, तो ए बी डी ई हो जाएगा आपका ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए? कोई भी क्लास हो उसमें जो शिक्षा शास्त्र होना चाहिए आपका प्राधिकारिक मतलब ऑफिशियल होना चाहिए। मतलब उससे मतलब जो सरकार का डाटा है बस उसी के अनुसार रहना चाहिए। मतलब एक तरीका फिक्स कर दिए, बिल्कुल गलत बात है। पारंपरिक मतलब कि परंपरा के अनुसार है, जो चलते आ रहा मतलब रूढ़िवादी तरीका से, वो गलत है। पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, विवादात्मक नहीं होना चाहिए, तटस्थ एवं संवेदनशील होना चाहिए। भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। मतलब एसएसटी में जो भूगोल विषय हम लोग पढ़ाते हैं 1 to 8 क्लास के बच्चों को, 6 to 8 में, तो मतलब उसका क्या होना चाहिए? इसका एक ही अभिप्राय होना चाहिए कि बच्चा के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उसको जोड़ के पढ़ाना है और समाज में उसको समाज का जागरूक सदस्य बनाना है और उसको ईवीएस से जोड़ के पढ़ाना है। तो ऑप्शन ए, जिस संसार में हम रहते हैं उसका समझ सकें और पर्यावरण के संसाधनों और संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है। बी नंबर ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा, ए और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भूगोल शिक्षण तो फिर वही क्वेश्चन है, ये और सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? पाठ्य पुस्तक तो हमारा है ही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मानचित्र भी है, नमूना भी है,
प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन का ज़रूरत तब पड़ता है। प्रदर्शन मतलब कि जब कोई बच्चा एकदम समझ ही नहीं रहा है तो उसको मतलब टीचर रोल प्ले करके दिखाता है, मतलब ऐसे करो, खुद वो करके दिखाता है तो उसके साथ साथ स्टूडेंट भी करता है, मतलब ये प्रदर्शन विधि है। मतलब बहुत ही रेयर केस में ज़रूरत पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्येय बोलिए या उद्देश्य बोलिए, एक ही बात है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का? तो छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाना, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मतलब एक ही उद्देश्य है। सबसे सटीक ऑप्शन आपका एक नंबर है कि मतलब जो हमारे आसपास की चीज़ है उसको समझना, समाज के कल्चर को समझना, साइंस में क्या है उसका कैसे यूज करना उसको समझना, साइंस के प्रति जागरूक होना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हास्याकृत होने से अनुभव होता है, मतलब किसी कोई आपको बार बार नेगलेक्ट कर रहा है, मतलब आपका वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप गौरव का अनुभव कीजिएगा नहीं कीजिएगा, भेदभाव का अनुभव कीजिएगा निर्बलता का कीजिएगा। तो बी और सी आपका ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? मतलब जो भी समाज हाशिया पे है उसके हितों की रक्षा में कौन सा सहायक होगा? छुआछूत जैसे उन्मूलन जैसा, मतलब जो पहले छुआछूत होता था, किसी को छू लिया, स्पर्श कर लिया, और अस्पृश्यता कानून बनाया गया था। मतलब वो अस्पृश्यता कानून बनाने से पहले मतलब जो छू लेता था, मतलब ऊंचे कास्ट के लोग को नीचे कास्ट का लोग छू लेता था, मतलब पहले मतलब चलते आ रहा था पुराने रीति रिवाज, ये चलते मतलब छुआछूत छू लेता था तो उसको मारता पीटता था। मतलब उस टाइप का कानून और बनाने का ज़रूरत है जिससे इस टाइप का चीज़ खत्म हो, बिल्कुल सही है। विशेष योजनाओं जैसे हाशियाई वर्ग पे, मतलब जो भी SC ST OBC मतलब आदिवासी वर्ग है जो मतलब जंगल में रहता है उसको कभी शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, अल्पसंख्यक वर्ग का है, मतलब जो भी मतलब समाज के साथ चल नहीं पा रहा, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए मतलब एक अलग से छात्रावास खोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रावास देना, ये भी सही है। मतलब प्रतियोगिता नहीं करवाना, बिल्कुल गलत है। तो ये भी सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? कौन सा वक्तव्य जो है भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? तो भारत के न्यायिक व्यवस्था के बारे में यही सही है कि औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। वही है, मतलब जनक वही है, यहीं से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से ही उच्चतम न्यायालय का नींव पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी एक पंजाबी शैक्षणिक संस्थान को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? मतलब कोई भी व्यक्ति है कहीं भी अपना स्कूल खोल सकता है, शिक्षा का प्रसार कर सकता है, ये जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापिका को अपने छात्राओं को यह समझाने के लिए नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भूमिका होती है, तो कक्षा में कौन सा उदाहरण उसको लेना चाहिए? मतलब आप 6 to 8 के टीचर हैं, मतलब का कहना है कि मतलब कोई भी नया कानून बनता है देश में तो उसमें आम जनता का भी योगदान होता है इसमें, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? वर्ष 1990 में वकील का जो आंदोलन हुआ था इसलिए भी आप समझा सकते हैं। 1 सितंबर 1995 में अमेरिका में हुआ था, फिर की अमेरिकन थी महिला बस में जो है श्वेत महिला को बैठने के लिए सीट खाली नहीं की, श्वेत महिला जो था मतलब वहाँ ब्लैक और श्वेत में मतलब झगड़ा चलते रहता, तो उसके लिए मतलब खाली नहीं किया जगह, तो वहीं से झगड़ा बढ़ते बढ़ते आंदोलन हो गया, तो मतलब वहीं से कानून बन गया, तो मतलब ये भी दोनों आपका सही हो जाएगा, ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादिता धारणा जेंडर स्टोरियोटाइप के लिए चुनौती है? मतलब कौन सा जेंडर स्टोरियोटाइप को खत्म करता है?
लड़कियां अच्छा व्यवहार करती है, खत्म थोड़ी हो करता है। लड़के शरारती होते हैं, दोनों शरारती होते हैं। लड़कियां अच्छा खाना बनाती है, खत्म नहीं कर रहा। लड़के संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल ये खत्म कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ लड़कियां ही संवेदनशील होते हैं, लड़के भी होते हैं। पहले के आदमी का मानना था कि लड़का का कम संवेदनशील नहीं होना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़का को संवेदनशील होना चाहिए सबके प्रति, मतलब लड़कियों के प्रति उसका भी मतलब संवेदनशील होके रहना चाहिए। तो मतलब लड़के भी संवेदनशील होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसको मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था। पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में मतलब कि जन भागीदारी के अनुसार, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें होता है? जिला परिषद में होता है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत। जिला परिषद जो है ये जिला लेवल का होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। पंचायत समिति से प्रमुख बनता है, वो प्रमुख प्रखंड लेवल तक होता है। ग्राम पंचायत मतलब पंचायत लेवल का होता है। तो बी एस सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को सही विकल्प चुनिए। नदी घाटियों के स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण बिल्कुल नदी के किनारे अच्छा जल रहता है, तो वहाँ पे नदी के किनारे लोग बसना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं देते। पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ पत्थर पे कोई नहीं रहना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये गलत हो गया। लोग समतल क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल। लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन जो है आपका ए और सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? छोटा मजदूर जो होता है वो गैर कृषि कार्य करते हैं, उसके पास अपना ज़मीन नहीं होता है, मतलब कोई भी काम कर लेता है। छोटे किसान जो अपने खेत में काम करते हैं, बड़े किसान भी अपने खेत में काम करते हैं, करवाते हैं। गाँव में देखते हैं जो कृषि मजदूर कृषि में भी काम कर रहा है, अपना मतलब किसी का खेत बटैया पे ले रहा है, उसमें भी काम कर रहा है, मतलब किसी का और कुछ काम है तो उसमें भी करता है। मतलब कृषि मजदूर जो होते हैं मतलब कृषि के अतिरिक्त और भी मतलब क्षेत्र में काम कर लेते हैं, मतलब उतना कृषि से उसका गुजारा नहीं होता। केवल ऑप्शन एक सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य जो है वार्ड पार्षद होता है, जो कि चुनाव द्वारा होता है। आयुक्त, सचिव, प्रशासनिक प्रमुख, ये जो है मतलब इसको नॉमिनेट कर दिया जाता है। समुद्र के समीप के क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से भिन्न होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं। आदमी में क्षमता होता है, मतलब जहाँ जाता है उसके अनुसार वो ढल जाता है, उसके अनुसार अनुकूलित कर लेता है। तो ये आ और आर दोनों सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वाले और बाजार में दुकान वालों के विषय, मतलब कि कोई गली में सामान बेच रहा है, मतलब हर एक माल 10 रुपया 10 रुपया वाला देखते हैं ना, मतलब सामान बेचते रहता है गली में, बाजार में दुकान है। तो मतलब दोनों को क्या क्या सुविधा मिलता है? दोनों अपना काम स्वयं का काम कर रहा है, बिल्कुल सरकार की तरफ से इसको मतलब स्वास्थ्य बीमा, मतलब गली में ला सामान बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, हर एक माल 10 रुपया, लोहा टीना फलना चिलना जो भी है गांव में बेचते रहता है। लोहा टीना प्लास्टिक आते रहता है शहर में। कपड़ा बेचने वाला आता है गांव में भी, मतलब घरे घर जाके बेचता है। तो मतलब इसको सरकार की तरफ से कोई मतलब स्वास्थ्य बीमा नहीं करवाता, मतलब कोई नौकरी थोड़ी कर रहा है, मतलब खुद का बिजनेस कर रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, तो केवल ये आपका राइट हो जाएगा। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका क्षेत्रफल जो है 10.45 नहीं होता, इसका क्षेत्रफल 9.8 समथिंग होता है किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गलत है, बाकी 1 2 सही है। ट्यूनिसिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान में है? बिल्कुल, ट्यूनिसिया देश का हिस्सा बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान में है। सहारा मरुस्थल में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल है? बिल्कुल है। तो बी और सी आपका सही है।
एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत के रूप में आपको जाना है। तो निम्न परत सबसे पहले जो क्या होगा, भूमि होगा। सबसे पहले भूमि पे ही पेड़ लगेगा, उसके बाद तरुण होगा, छोटा छोटा पेड़ वहाँ पे लगेगा। तो एक के बाद आपका डी हो जाएगा, एक के बाद आपका डी हो जाएगा तरुण छोटा छोटा पेड़, मतलब तरुण वृक्ष मतलब छोटा छोटा पेड़। ए डी मतलब देख लीजिए किसी ऑप्शन में नहीं है, 1 2 में नहीं, तो बच गया आपका 3 4 ऑप्शन। अब जो सबसे लास्ट में रहेगा आपको उद्रामी परत रहेगा, मतलब सबसे ऊपर का परत रहेगा, तो सबसे लास्ट में ऑप्शन बी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सबसे लास्ट में किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न कथनों ए बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब 3 आपको ऑप्शन दिया गया, मतलब इसमें से कौन सा सही है। धरातल पर सूर्य ताप आपतन की मात्रा उष्माकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न भिन्न। बिल्कुल, सूर्य का ताप हर जगह चेंज होते रहता है, कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर, कहीं पे कम टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, नगर में भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। बिल्कुल ये सही बात है, ए और सी आपका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्थाई पवन के बारे में क्या सही है। अस्थाई पवन जो वे पवन होते हैं कि मतलब सालों भर एक ही दिशा में निश्चित दिशा में बहते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन ए और बी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। 2 कथन दिया गया आपके, इसके आधार पर पहचान कीजिए कौन सा वन का उदाहरण है। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यह अत्यधिक वर्षा, यहाँ पे जो है बहुत अत्यधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में कभी जो है मतलब सूखा नहीं पड़ता है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में जो है वहाँ पे बहुत अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ पे कभी सूखा नहीं पड़ता, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्तर आयांत ये 21 जून को सही है। दक्षिण आयांत 22 नवंबर नहीं होता, ये 22 दिसंबर को होगा, तो बी नंबर ऑप्शन गलत है। विषुव जो 21 मार्च को होता है, तो ए और सी आपका सही होगा। उत्तर आयांत जो 21 जून को होता है, दक्षिण आयांत जो होता है ये 22 दिसंबर को होता है, तो इसलिए 22 दिसंबर गलत है, तो बी और सी सही हो जाएगा आपका। ग्रीन ग्रीन बीच में जो है जब दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच में 25 डिग्री पश्चिम में क्या होगा। पूरब से आप जब पश्चिम में जाइएगा, पश्चिम दिशा की ओर जाने के बाद मतलब 1 डिग्री का वैल्यू आपको 4 लेना है। यहाँ पे 25 डिग्री है तो 25 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 हो जाएगा। 1 डिग्री का वैल्यू 4 मिनट होता है, तो यहाँ पे 25 डिग्री है तो 25 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 100 मिनट। तो पश्चिम की ओर जा रहा है तो 100 मिनट आपको माइनस कर देना। यही पूरब की ओर जाता तो 100 मिनट आपको जोड़ देना था। यहाँ पे पश्चिम की ओर जा रहा है तो 12 में आपको अब 100 मिनट माइनस कर देना, यानी 1 घंटा 40 मिनट घटा देना है, तो 10:20 वहाँ पे बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय है। मतलब क्यों, मतलब सीटों का आरक्षण किया गया सरकारी नौकरी में, और चुनाव में भी SC ST के लिए सीट का आरक्षण कर दिया जाता है, क्यों किया गया है। इस समाज में समाज में जो व्याप्त तो समानता है उसको कम किया जा सके, सब लोग एक समान रूप से आगे बढ़ सकें, सबको मतलब उसका अधिकार मिल सके। जो भी समाज मतलब सदियों से पिछड़ा हुआ है उसको मतलब मुख्य धारा में लाया जा सके, इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न का मिलान कीजिए। मैग्रोव वन जो है ये सुंदरी में है, तो डी नंबर का देख लीजिए, डी नंबर किस में, डी का 1 है, ऑप्शन नंबर 4 में है। मैग्रोव वन सुंदरी में है। कटीली झाड़ियाँ जो है ये खैर कत्था में है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है अबुनस में है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है आपका ये नीम को बोला जाता है।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पठार के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पठार होता क्या है? पठार में खनिज तत्वों की मतलब बहुत, वहाँ पठार पत्थल रहता है, पर्वत रहता है, तो वहाँ पे खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। लावा पठार, काली मिट्टी भी वहाँ मिलता है। पठार में मनुष्य में रहने के लिए उपयोगी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ पर्वत है, बहुत वहाँ दिक्कत है रहने के लिए। बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, तो ए बी टी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो सिलेबस में चेंज हुआ है सीटेट में, बस यही चेंज हुआ है, मतलब इस टाइप का, मतलब एक चेंज ये भी शामिल है, अभी कथन और कारण वाला रीजिंग टाइप का क्वेश्चन इसको बोला जाता है। तो मतलब 2 कथन आपको दे दिया जाएगा, ए और आर। इसमें आपको पता करना है कि ए और आर दोनों सही है या दोनों गलत है। अगर सही है तो आर ए का सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, या गलत व्याख्या करता है। तो पढ़ लेते हैं हम अभी कथन क्या कह रहा है। सभी देशों के निश्चय किया गया कि यमोत्तर की गिनती संदर्भ से शुरू की जाए, मतलब सभी देशों का यमोत्तर की गिनती जो होता है एक साथ शुरू किया जाए, बिल्कुल सही है। सभी यमोत्तरों की लंबाई एक समान होती है, बिल्कुल सही है, और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। 19वीं शताब्दी में कौन से समाज सुधारक उनके संगठन के सही रूप से मेल खाते हैं? विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण परमहंस मिशन के थे, बिल्कुल आपका गलत हो गया। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ये प्रार्थना समाज के नहीं थे, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे, ये भी गलत है। केशव चंद्र सेन जो है ये ब्रह्म समाज से 1971 में जुड़े थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, केवल सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया? मतलब कौन सा घटना था जो मतलब कि स्वतंत्रता के लिए भारत में आंदोलन हो गया? शस्त्र रखने पर मतलब रोक लगा दिया था, सरकार की जो आलोचना करता था उसको पकड़ के मतलब कोड़ा मारा जाता था, तो बिल्कुल गलत है, आंदोलन तो होगा ही। इल्बर्ट बिल को वापस लेने के बाद ब्रिटिश यूरोपियन व्यक्तियों में परीक्षण के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही था। बाल विवाह एक अच्छा चीज़ था, इसके लिए आंदोलन नहीं हुआ था, ये गलत है, तो ए बी सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो बंगाल विभाजन अंग्रेज क्यों किया था? अंग्रेज इसलिए किया था कि बंगाल में मीर कासिम था, नवाब था वहाँ का, उसको कमज़ोर करने के लिए, वहाँ के शासक को कमज़ोर करने के लिए विभाजन करके बंगाल को हड़पना था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाकी ए और सी जो है आपका गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है, तो केवल बी सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही चुनिए। मतलब मध्य भारत में आदिवासी पे क्या क्या मतलब काम करता था, क्या क्या उस पर जुल्म होता था, क्या उसका स्थिति था, उसके बारे में कौन सा सही? उनका जीवन संकट में था, अभी भी संकट है, जंगल का नाश हो रहा है, अभी भी संकट है। बिरसा मुंडा उसका बहुत अहम भूमिका निभाए थे, झारखंड के ये बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जमींदार साहूकार से उसका मुक्त कराने के लिए संघर्ष किए थे, अपना ज़मीन को, जंगल को मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीकों के प्रतीकों को स्वयं खोजे, बिल्कुल सही है, ए बी और सी तीनों सत्य है बिरसा मुंडा के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या पिरामिड है क्या? जनसंख्या के आंकड़ों को बताने के लिए एक पिरामिड होता है, उसी को कहते हैं जनसंख्या पिरामिड। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रिता अनुपात में दर्शाता है। बिल्कुल मध्य भाग में जो है उच्च आश्रिता में नहीं दर्शाता है, मध्य भाग में जो है चौड़ा टाइप से रहता है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देते हैं, बिल्कुल वयोवृद्ध मतलब वृद्ध जो है ऊपर में दिखाई देते हैं। चौड़ा आधार जो तीव्रता से सकरा हो जाता है मृत्यु, मतलब जो चौड़ा आधार है तीव्रता से सकरा हो जाता है वो मृत्यु को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो है बी और सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
1947 में अंबेडकर द्वारा कौन सी जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया? मतलब 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, मतलब हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, मतलब कौन सा मतलब आंदोलन किए थे? मतलब मंदिर प्रवेश में करने के लिए मंदिर में SC ST के लोगों को मतलब प्रवेश नहीं किया जाता था, उस पर सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा था। मतलब ऊंची जाति के लोग मतलब SC ST को मंदिर में प्रवेश नहीं करने जाते थे, इसीलिए 1927 में अम्बेडकर ने आंदोलन किया। उसके बाद से SC ST को भी मंदिर में प्रवेश मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों में कौन से कथन सही है? टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार थे प्राकृतिक वातावरण में जो है सृजनात्मक अधिगम बिल्कुल देना चाहिए था, कला संगीत और नृत्य पे बल देना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, विज्ञान और तकनीक का वो आलोचना किए थे। वो खुद इंग्लिश को सपोर्ट करते थे। गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर उसको नोबेल मिला था, खुद वो अंग्रेजी को सपोर्ट करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, तकनीक की आलोचना करते थे। तो ए और बी बिल्कुल सही है, C नंबर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C नंबर में है कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मतलब कृषि के प्रकार पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो निम्नलिखित वक्तव्यों पर अपना विचार दीजिए। निम्न स्तरीय तकनीक का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता था, बिल्कुल गलत बात है। मिश्रित कृषि में जो उच्च स्तरीय तकनीक का प्रयोग होता था। मिश्रित कृषि हुआ होता है जिसमें मतलब कि एक ही खेत में तरह तरह का फसल लगाया जाता है, बिल्कुल ये गलत है। 1 नंबर गलत है। झूम कृषि जीवन निर्वाह खेती है, बिल्कुल सही है। झूम खेती कर्तन व दहन कृषि मतलब खेती करने के बाद उसको जलाया जाता है, बिल्कुल B और C दोनों सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमारतों और किले हमें समझने में सहायक होते हैं। इमारत और जो किले हमें समझने में जो सहायक होते हैं, इमारतों से जो जन प्रशंसा प्राप्ति के साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को समझ सकते हैं। उस काल में लोगों का तकनीक क्या था, कैसे बनाते थे, उसको समझ सकते हैं। तो B और C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शासक अपने सैनिक को टोकन सांकेतिक मुद्रा देता था? मतलब कि पैसा नहीं देता था, पहले जो सोना चांदी का सिक्का चलता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक था जिसको पागल बादशाह भी बोला जाता था, जिसने जो अपनी राजधानी को है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था, मतलब जनता के डर से। मतलब बार बार उसको चिट्ठी दे देता था, लेटर बॉक्स में उसका बार बार चिट्ठी पहुँचाता था, यह समस्या है। तो इसलिए जो उसने अपना राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कर लिया था, उसने ही जो मतलब सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो जनता भी इतना होशियार था, मतलब कि मतलब सोना चांदी के मुद्रा को रख लिया और टैक्स के रूप में वही कागजी मुद्रा को दे दिया, मतलब और उसको नुकसान हो गया शासक को। तो लास्ट में जो है टोकन मुद्रा की नीति को वापस लेना पड़ गया। तो मतलब टोकन मुद्रा किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह भी बोलते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका सही हो गया ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नामपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानता थी? नामपंथी और सूफी जो है, नामपंथी एक धार्मिक संप्रदाय है, सूफी भी जो है एक मुस्लिम धर्म का संप्रदाय है। दोनों में यही था कि मतलब संसार का परित्याग करना है, दोनों इस पे बल देते थे। कर्म कांड पे दोनों विश्वास नहीं करते थे और सांस लेने में व्यायाम का अभ्यास दोनों करते थे। तो B और C जो है नागपंथी और सूफी दोनों में समानता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? 1964 में अमेरिका ने जो है मतलब श्वेत और अश्वेत के बीच में जो आंदोलन होता था, उसको मतलब किसी के बीच भेदभाव न हो, इसीलिए सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका US ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नागरिक संशोधन अधिकार अधिनियम को पारित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराठा सेना के जो प्रमुख, मराठा सेना के मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक को जो लीड करता था मराठा सेना में, वो कौन होता था? कौन से कृषक, कौन से कुणबी जो होते थे वो लीड करते थे कृषक को मराठा सेना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को मतलब मिलाइए, एक को मतलब इधर मिलाइए। गण जो होता था मतलब बहु लोगों का दल होता था गण में,
वो लोग मिलके गन का निर्माण करते थे। तो एक आधो किस में है, एक आधो एक नंबर में है। संघ जो होता था संगठन या प्रमुख, ये बौद्ध धर्म में संघ था, तो बी का 1 नंबर हो जाएगा। सी नंबर श्रेणी, श्रेणी में व्यापार संगठन होता था। ग्राम भोजक, ग्राम का मुखिया को बोला जाता था, गांव को मतलब खाना पीना खिलाता था गांव का, अभी जो मुखिया टाइप का उसी टाइप का आदमी होता था। तो डी नंबर का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में परियोजना बनाने के लिए, उपमहाद्वीप में मतलब कि परियोजना बनाना, उस पर रिसर्च करना, सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है मतलब पुरातात्विक चीज़ कहाँ से निकला, सिंधु घाटी से निकला है, तो उस पर रिसर्च करने को बोलिएगा। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो क्या है, मृतकों का टीला क्या है, वहाँ का ईटा कैसा था, वहाँ पे ज़्यादा आपको परियोजना कार्य विद्यार्थियों को मिलेगा। तो उसको उपमहाद्वीप में सबसे चर्चित जगह जो है सिंधु घाटी है, सभ्यता है, तो वहाँ से परियोजना कार्य ज़्यादा मिलेगा विद्यार्थी को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? वेद समाज जो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद का था, ये तो आपका गलत हो गया। प्रार्थना समाज थांतु आत्मारंग पांडुरंग जो है इसको स्थापित किए थे। सनातन धर्म सभा और ब्रह्म समाज, वेद समाज जो है ये ब्रह्म समाज से संबंधित, वेद समाज जो है ये आपका ब्रह्म समाज से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। वेद समाज को अंतिम में जो 1971 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित कर लिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले अपडेट में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।